नमस्कार, स्वागत है आप सबका एसएचएम क्लासेस में। और आज हम पढ़ेंगे क्लास 12th का चैप्टर नंबर 2 पुष्पी पादपों में लैंगिक प्रजनन। ये हमारा लेक्चर नंबर 2 है। तो चलिए बिना देर किए हुए हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। तो इसमें जो हमारा टॉपिक है वो है मादा युग्मकोभित्त का विकास। मादा युग्मकोभित्त का विकास में निम्नलिखित का अध्ययन शामिल है। तो कौन कौन से अध्ययन इसमें शामिल है? इसमें स्त्री केसर के मुख्य भाग। और तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्त्री केसर को। ये फूल की मादा इकाई है। जो स्त्री केसर होता है वो क्या है? फूल की मादा इकाई होती है। एक फूल मोनोकार्पलरी या मल्टी कार्परी हो सकता है। जो एक फूल है वो एक स्त्री केसर वाला भी हो सकता है, या जिसमें एक से अधिक स्त्री केसर होते हैं वो भी हो सकता है। स्त्री केसर सिंकार्पस या एपोकार्पस हो सकते हैं। जो स्त्री केसर हैं वो एक साथ जुड़े हुए भी हो सकते हैं और अलग अलग भी हो सकते हैं, यानी कि मुक्त भी हो सकते हैं। अब बात करेंगे हम स्त्री केसर के मुख्य भाग की। वर्तिकाग्र सबसे ऊपर ग्रहणशील भाग जो पराग कणों को ग्रहण करता है। जो पराग कणों को ग्रहण करता है उसको हम वर्तिकाग्र कहते हैं, और वो सबसे ऊपरी वाला भाग होता है। वर्तिकाग्र के नीचे लंबा पतला भाग होता है, और जो वर्तिकाग्र के नीचे लंबा पतला भाग होता है उसको हम क्या कहते हैं? वर्तिका कहते हैं। अंडाशय वर्तिका के आधार पर उभरा हुआ भाग होता है, और जो अंडाशय होता है वो उभरा हुआ भाग होता है जिसमें बीजांड या मेगास्पोरेंगिया होते हैं। क्या होते हैं? बीजांड या मेगास्पोरेंगिया होते हैं। बीजांड प्लेसेंटा के माध्यम से अंडाशय से जुड़े होते हैं, जो डिम्बग्रंथि या लोक्यूल के अंदर स्थित होते हैं। तो जो बीजांड है वो प्लेसेंटा के माध्यम से कहाँ जुड़े होते हैं? अंडाशय से जुड़े होते हैं। और जो डिम्बग्रंथि गुहा या लोक्यूल के अंदर स्थित होते हैं। कहाँ स्थित होते हैं? लोक्यूल या डिम्बग्रंथि गुहा के अंदर। कौन? बीजांड। अब बात करेंगे हम, वो करेंगे मेगास्पोरेंगियम की। ये प्लेसेंटा से उत्पन्न होता है। किससे होता है? प्लेसेंटा से उत्पन्न होता है। बीजांड प्लेसेंटा से एक डंठल द्वारा जुड़ा हुआ होता है। जो बीजांड होता है वो प्लेसेंटा से एक डंठल के द्वारा जुड़ा हुआ होता है। उसे हम क्या कहेंगे? फनिकल कहते हैं। एक अंडाशय में बीजांडों की संख्या एक से लेकर कई तक हो सकती है। जो एक होती है बीजांड की संख्या वो गेहूं, धान और आम में होती है, और कई होती है वो पपीता, तरबूज और ऑर्किड में होती है। अब बात करेंगे हम इस डायग्राम की। जो हाइलम है वो जगह है जहाँ पर फनिकल किसके? बीजांड के साथ जुड़ा हुआ होता है, उसको हम हाइलम कहते हैं। फनिकल एक डंडी होती है जो कि बीजांड को अंडाशय के प्लेसेंटा से जोड़ता है। किसको? बीजांड को अंडाशय के प्लेसेंटा से जोड़ता है, उसको हम फनिकल कहते हैं। ये बीजांड द्वार है, ये बीजांड द्वारी शिरा है, ये बाह्य आवरण है, अंत आवरण है, बीजांड काय है, भ्रूण कोश और कैलिजा सिरा। आइए अब हम इनको डिटेल में पढ़ते हैं। मेगास्पोरेंगियम के मुख्य भाग हैं। जो मुख्य भाग हैं मेगास्पोरेंगियम के उसके बारे में हम पढ़ेंगे। फनिकल 2n होता है। डंठल है जो बीजांड को अंडाशय की दीवार या प्लेसेंटा से जोड़ता है, उसको हम फनिकल कहते हैं। फनिकल का बीजांड से जुड़ाव को हम हाइलम कहते हैं। बीजांड द्वार क्या होता है? बीजांड का खुलना को हम बीजांड द्वार कहते हैं। चलाजा बीजांड का आधार है, यानी कि माइक्रोपाइल के विपरीत है। बीजांड द्वार के विपरीत जो है उसको हम क्या कहेंगे? चलाजा कहेंगे। बीजांड काय द्विगुणित होता है। ये पेरेन्काइमेटस कोशिकाओं का द्रव्यमान होता है। एक पूर्णांक होता है जो कि द्विगुणित होता है, और सुरक्षात्मक आवरण होता है। इसकी संख्या कितनी होती है? 2 होती हैं। बीजांड काय में बाहरी आवरण होता है वो द्विगुणित होता है, अधिकतर 2 में होता है, और एकीकृत कुछ एंजियोस्पर्म में होता है जिसमें एक पूर्णांक हो सकते हैं। कितने? एक पूर्णांक होता है। अब बात करेंगे, और दूसरा जो होता है वो होता है आंतरिक आवरण। जो भ्रूणकोश होता है वो अगुणित होता है। कैसा होता है? अगुणित होता है। गुरु बीजाणु जनन। ये गुरु बीजाणु मात्र कोशिका से गुरु बीजाणुओं मेगास्पोर्स के निर्माण की प्रक्रिया है, यानी कि गुरु बीजाणु मात्र कोशिका से गुरु बीजाणुओं के बनने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? गुरु बीजाणु जनन कहते हैं। ये एक बड़ी कोशिका है जिसमें सघन कोशिका द्रव्य और प्रमुख नाभिक होता है। क्या होता है? जिसमें बहुत सारा तो कोशिका द्रव्य होगा बड़ी कोशिका में, और प्रमुख क्या होगा? इसमें नाभिक होता है। और ये किससे गुजरता है? ये अर्धसूत्री विभाजन से गुजरता है, जिसके परिणाम स्वरूप 4 मेगास्पोर्स बनते हैं।
जो बीजाणु ऊतक है वो हर कोशिका से क्या बनाएगा, गुरु बीजाणु मात्र कोशिका बना सकता है। और इसका जो बीजांडकाय की एक कोशिका है वो क्या हो जाएगी, अलग हो जाती है, और वो क्या बनाती है, वो गुरु बीजाणु मात्र कोशिका बनाती है, जो कि द्विगुणित होती है, यानी कि 2n होती है। जो गुरु बीजाणु मात्र कोशिका है उसमें क्या होगा, अर्धसूत्री विभाजन होगा, और वो क्या बनाएंगे, अपने साथ 4 मेगास्पोर बनाएंगे, और इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम गुरु बीजाणु चतुष्टक यानी कि गुरु बीजाणु टेट्राड बोलते हैं। और इसमें से क्या होगा, 3 खराब हो जाते हैं। अब देखो, ये गुरु बीजाणु है, इसने क्या किया, इसने अर्धसूत्री विभाजन किया, ये गुरु बीजाणु जनन है, और इसने क्या किया, अर्धसूत्री विभाजन किया, और इसने क्या बनाया, इसने 4 अपनी जैसी ही कोशिकाएं बनाई। ठीक है, इसमें से 3 क्या हुई, 3 तो हो गई खराब, बची एक, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे क्रियात्मक गुरु बीजाणु बोलेंगे। क्या बोलेंगे, क्रियात्मक गुरु बीजाणु कहते हैं। और जो क्रियात्मक गुरु बीजाणु है वो कहाँ होता है, वो चलाजा की तरफ होता है। कहाँ होता है, चलाजा की तरफ होता है। अब हम भ्रूण थैली को पढ़ेंगे। 4 मेगास्पोर तो हमारे बन गए, जिनमें से 3 खराब हो गए, एक क्या हुआ, एक क्रियाशील होता है, जबकि अन्य 3 अधिकांश एंजियोस्पर्म में पतित हो जाते हैं, यानी कि एंजियोस्पर्म में 3 क्या हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं। 4 मेगास्पोर में से केवल एक ही क्रियाशील होता है, जबकि अन्य 3 अधिकांश एंजियोस्पर्म में क्या हो गए, पतित हो गए। केवल क्रियाशील मेगास्पोर ही मादा युग्मकोभिद या भ्रूण थैली में विकसित होता है। इसे हम क्या कहेंगे, मोनोस्पोरिक विकास कहते हैं। जो क्रियाशील मेगास्पोर है वो ही किस में होगा, भ्रूण थैली में विकसित होता है। जो 3 बेकार हुए वो तो हो ही गए, अब बचा क्रियाशील गुरु बीजाणुजन, तो वही क्या होगा, वही भ्रूण थैली में विकसित होता है, और इसको हम क्या कहेंगे, मोनोस्पोरिक विकास कहते हैं। क्रियाशील मेगास्पोर का केंद्रक है वो क्या है, समसूत्री रूप से विभाजित होकर 2 केंद्रक बनाता है, जो विपरीत ध्रुवों पर जाकर 2 केंद्रक भ्रूण थैली बनाते हैं। जो क्रियाशील मेगास्पोर है वो उसका जो केंद्रक है वो क्या करेगा, वो अर्धसूत्री समसूत्री विभाजन करेगा, उससे क्या बनाएगा, 2 केंद्रक बनाता है, जो विपरीत ध्रुवों पर जाकर केंद्रक भ्रूण थैली बनाते हैं। 2 केंद्रक भ्रूण थैली बनाते हैं। अब देखो, ये हमारा क्या है, ये क्रियात्मक गुरु बीजाणुजन है। इसने क्या किया, समसूत्री विभाजन किया। समसूत्री विभाजन कैसा होगा, एकदम से साइटोकाइनेसिस तो नहीं बनाएगा, ऐसा समसूत्री विभाजन जिसमें कैरियोकाइनेसिस तो होगा, और जो केंद्रक है वो भी बट जाएंगे, लेकिन जो साइटोप्लाज्म है वो क्या होगा, वो नहीं बटेगा। तो इसमें क्या हुआ, जो एक गुरु बीजाणुजन है वो अपने अंदर 2 न्यूक्लियाई बनाएगा, और वो क्या करेगा, वो विपरीत ध्रुवों पर जाकर 2 केंद्रक भ्रूण थैली बनी, एक ये बनी और एक ये बनी। अब इसके बाद ये क्या है, ये पहला समसूत्री है। इसके बाद में क्या होगा, इसके बाद में दूसरा समसूत्री विभाजन होगा, और जब दूसरा होगा समसूत्री विभाजन तो इसमें क्या होगा, इसमें 4 बनेंगे, 1 2 3 3 4, इसमें 4 केंद्रक हो गए। अब ये 4 केंद्रक, दूसरे वाले में 4 केंद्रक हुए। अब 4 केंद्रक के बाद तीसरा समसूत्री विभाजन होगा। जब तीसरा समसूत्री विभाजन होगा तो इससे 4 से क्या बनेंगे, 4 से 8 बनेंगे। ये 4 हैं, 1 2 3 4, ये क्या हुए, ये 8, 4 से 8 बन गए। अब देखो क्या लिख रहा है यहाँ पर, केंद्रक क्रियाशील मेगास्पोर का केंद्रक क्या होगा, माइटोटिक रूप से विभाजित होकर 2 केंद्रक बनाए। जो हमने समसूत्री विभाजन कराया उससे क्या हुए, 2 केंद्रक बने, और ये 2 केंद्रक कहाँ गए, ये विपरीत ध्रुवों पर गए। ठीक है, केंद्रक विभाजन के परिणाम स्वरूप भ्रूण थैली के 4 केंद्रक तथा बाद में 8 केंद्रक बनते हैं। पहले कितने बने, जब दूसरा समसूत्री विभाजन हुआ तो उससे 4 बने, और 4 बनने के बाद में क्या हुआ, फिर ये 8 बने। ठीक है, ये 8 बन गए।
अब यहाँ पर देखो, ये बीजांड का है, ये गुरु बीजाणु मात्र कोशिका, पहले ये एक ही है। यहाँ पर क्या हुई, यहाँ पर 2 हुई और यहाँ पर कितनी हुई, 4 हुई। कितनी, 4 बनी। और इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम गुरु बीजाणु चतुष्टक कहते हैं। 8 केंद्रकों में से 6 कोशिकाएं भित्तियों से घिरी होती हैं। जो 8 केंद्रक हैं ये बनी हैं 1 2 3 4, 1 2 3 4। इसमें से क्या है, 6 कोशिका भित्तियों से घिरी हुई होती हैं। 1 2 3, 1 2 3 2। जो 6 कोशिका भित्तियों से घिरी होती हैं, ये जो 6 कोशिका हैं दिख रही हैं आपको, वो क्या है, ये भित्तियों से घिरी हुई हैं और कोशिकाओं में संगठित होती हैं, यानी कि कोशिका के रूप में ये संगठन करती हैं। शेष 2 केंद्रक जिन्हें ध्रुवीय केंद्रक कहते हैं, जो शेष बचे उनको क्या कहेंगे, हम ध्रुवीय केंद्रक कहेंगे। बड़ी केंद्रीय कोशिका में अंडतंत्र के नीचे स्थित होते हैं। कहाँ होते हैं ये, बड़ी केंद्रीय कोशिका में अंडतंत्र के नीचे स्थित होते हैं। 3 कोशिकाएं माइक्रोपाइलर सिरे पर एक साथ समूह बनाती हैं। जो 3 कोशिकाएं हैं वो क्या करती हैं, माइक्रोपाइलर सिरे पर एक साथ समूह बनाती हैं तथा अंडतंत्र बनाती हैं। एक साथ क्या करेंगी, जो 3 कोशिकाएं बच गई हैं वो माइक्रोपाइलर सिरे पर एक साथ समूह बना लेती हैं और क्या बनाती हैं, अंडतंत्र बनाती हैं। इन्होंने क्या किया, ये 1 2 और 3, 1 2 और 3 इन्होंने समूह बना लिया। अंडे के उपकरण में 2 सिनर्जिड और एक अंडा कोशिका होती है। क्या होती है, अंडे के उपकरण में 2 सिनर्जिड्स होती हैं और एक अंडा कोशिका पाई जाती है। माइक्रोपाइलर छोर पर सिनर्जिड की कोशिकाएं गाढ़ेपन से बना एक तंतुमय उपकरण पराग नालिकाओं को सिनर्जिड में ले जाने की भूमिका निभाता है। जो माइक्रोपाइलर छोर पर सिनर्जिड होता है वो कोशिकीय गाढ़ेपने से बना एक तंतुमय उपकरण होता है, जो पराग नलिकाओं के द्वारा कहाँ, सिनर्जिड में ले जाने का महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। चलाजल छोर पर 3 कोशिकाएं मौजूद होती हैं। जो चलाजल छोर है उस पर 3 कोशिकाएं मौजूद होती हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, एंटीपोडल कहते हैं। क्या कहते हैं, एंटीपोडल कहते हैं। इस प्रकार जो परिपक्वता पर एक विशिष्ट एंजियोस्पर्म है वो भ्रूण थैली 8 केंद्रक और 7 कोशिकाएं वाली होती है। कितनी होती है, 8 केंद्रक और 7 कोशिकाओं वाली होती है। और इसका कुछ इस तरीके से जो डायग्राम दिखेगा बनता हुआ वो दिखेगा, ये वाला ये डायग्राम है। इसको बहुत ही ध्यान से देखना है हमको।